लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे थे। लाइफ का मतलब यही है ना? बट लाइफ का मतलब यही है कि मरना जीना कुछ ना कुछ चीजें लगी रहेंगी। ठीक है, दो चीजें बताई थी। एक टर्म बताया था जिसमें यह बताया था कि मरना जरूरी है। ठीक है, मरोगे तभी पैसा मिलेगा। ठीक है, और दूसरा हम बता रहे हैं सम एश्योर। ठीक है, सम एश्योर का मतलब, ठीक है, तुम्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि नहीं मरे हो तो कोई बात नहीं, तो भी तुमको पैसा हम दे देंगे। एक एग्जांपल हम बताए थे, इसी को हम आगे लेकर चल रहे हैं। टर्म इंश्योरेंस में एक चीज बताई थी कि एक व्यक्ति था, बताया था ना, इंश्योरेंस लेने गया था अपनी वाइफ के साथ और उसने टर्म इंश्योरेंस ले लिया था, है ना? और उसकी वाइफ को पता चल गया था कि इसमें जो पॉलिसी है, मतलब टर्म्स कंडीशन है किसकी, इंश्योरेंस कंपनी की, वो कैसी है? अवधि वाली है, टर्म वाली है। ठीक है, मतलब अवधि खत्म होगी, ठीक है, ड्यूरेशन खत्म होगा, तब तक ये टर्म इंश्योरेंस वैलिड रहेगा। उसके बीच में अगर कुछ भी मिसहैपनिंग नहीं होगी तो क्या होगा, उस ड्यूरेशन के बाद पैसा नहीं मिलेगा। तो उसकी वाइफ क्या करती है, कोशिश करती है कि वो उसका हस्बैंड को मार दे, है ना, पहाड़ से भी ढकेलेगी। ठीक है, और दोनों लोग अगर साइकिल से जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेगी, कोशिश करेगी कि धक्का दे दे, है ना? ठीक है, क्यों? क्योंकि तभी पैसा मिलेगा। ठीक है, हाँ, एक्चुअली वो नॉमिनी है ना, तो अपने आप को तो सेव करेगी। हाँ, उसकी बात अलग है कि हस्बैंड उसका हाथ पकड़ ले है ना? तो टर्म इंश्योरेंस में आ गया था। ठीक है, हम सम एश्योर की बात कर रहे थे, और सम एश्योर में कल हम एक चीज ये बता रहे थे कि कैसे कंपनियां अपना इंश्योरेंस अलाउड करती है ना, इसके बारे में भी बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसको भी देख लो। और सम एश्योर में कुछ लिखा था, क्या लिखा था? सम एश्योर कंप्लीट हो गया, लास्ट लाइन बता दो। गारंटेड, ठीक है, हो गया। ठीक है, गारंटेड फंड है बेसिकली कि आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देखो, जो रिटर्न की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, पहली बताया है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, मतलब पैसा बढ़ाने वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये सुरक्षा देने वाला प्रोडक्ट है कि अगर हमारा कुछ मिसहैपनिंग होती है तो एक हमें इतना अमाउंट मिल जाए कि हम उसको एफडी में डालें और उसका इंटरेस्ट हमारी मंथली सैलरी के बराबर, बताया था ना, 12,000 रुपए। ठीक है, तो उस हिसाब से इंश्योरेंस कराया जाता है कि हम ना रहने पे जो पैसा हमें महीने भर का पैसा चाहिए, अगर इतना बल्क अमाउंट वो बैंक में डालती है एफडी, क्योंकि सबसे बेसिक इन्वेस्ट का जो टूल है वो एफडी है, तो एफडी अगर हम करा दें तो 6% 7% का जो रिटर्न है वो हमको साल का मिले, और डिवाइडेड बाई अगर 12 कर दे तो महीने में हमको एटलीस्ट उतना अमाउंट मिल जाए। ठीक है, तो इस वजह से इंश्योरेंस कराया जाता है, इससे पैसा नहीं बढ़ता। तो जो रिटर्न मिलता है इंश्योरेंस कि अगर आप कुछ पैसा डाले हैं और मेरी ड्यूरेशन खत्म हो गया है, 10 साल 15 साल 10 साल 5 जो भी है, और उसके बाद अगर हम पैसा निकाल रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट जैसे 50% रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, या हमें 100x करके मिलेगा। जो एक्चुअल जो रिटर्न आता है वो 6% से लेकर 14% का होता है, समझ लो, और ये मैक्सिमम है, ज्यादातर यही 10% के आसपास रहता है। ठीक है, रिटर्न की हम बात कर रहे हैं, मतलब जो पैसा बनाने वाला टूल है म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट, इससे भी बढ़कर इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा बढ़ाना है, पैसे से पैसा बढ़ाना है, तो इंश्योरेंस, ये लाइफ इंश्योरेंस ये टूल नहीं है जिससे आप पैसा बढ़ा सकते हो, क्योंकि जो रिटर्न मिलेगा, ठीक है, 6% है, 7% 8% है, डिपेंड्स अपॉन की कंपनी कैसी है। कुछ कंपनियां 10% देती हैं, बहुत करेंगी ये 12% जाएगा। ठीक है, 14% बहुत ही रेयर केस में। ठीक है, इसके कंपेयर अगर हम म्यूचुअल फंड करते हैं, चाहे जो फंड उठा के ले लो, टर्म में तो कोई पैसा ही नहीं है, इसमें तो कुछ पैसा बढ़ना ही नहीं है।
है ना, क्योंकि लैप्स हुई जाना है, डेथ होगी तो मिलेगा। ठीक है, सम एश्योर्ड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सम एश्योर्ड में जो रिटर्न मिलेगा वो इतना मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। ठीक है, और जब सस्ता पड़ेगा मतलब जो प्रीमियम आएगा वो हमें कम देना पड़ता है, कम अमाउंट देना पड़ता है। तो अगर हमें केवल सेफ्टी चाहिए तो हम कम अमाउंट का डालें, बाकी हम म्यूचुअल फंड में डाल दें। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो टर्म इंश्योरेंस ले लो। उसमें क्या होता है, 1200-1300 रुपए महीने का भी प्लान है ना, साल का 20,000 25,000 भी हो जाएगा। उसमें तुमको 50 लाख तक का कवर मिल जाएगा, मतलब कि अगर हम डेथ होगी तो उतना पैसा हमें मिल जाता है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख। इस वजह से सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर सम एश्योर्ड वाला लेगो जिसमें गारंटेड फंड कुछ ना कुछ मिलेगा भी, प्रोटेक्शन भी है और तुमको पैसा भी मिल रहा है, तो प्रोटेक्शन तो तुमको टर्म में मिल रहा था, है ना, लेकिन जो मिलेगा रिटर्न वो ज्यादा नहीं मिलेगा, बस ये बात समझा रहे हैं। ठीक है, वो डिपेंड्स है कि कौन सा तुम लोग ले रहे हो। ठीक है, अदर देन अगर हम म्यूचुअल फंड में डालें या कुछ अच्छे शेयर, ठीक है, उसको लेकर छोड़ सकते हैं। जैसे SBI 1,000 रुपए क्रॉस हो गया, जब लोग पढ़ रहे थे शायद 800-900 रुपए का था। ठीक है, तो अच्छे शेयर्स अगर डाल दे तो ये तुम्हारा जो रिटर्न मिलेगा वो 50%, 20 से 50% का रिटर्न मिलेगा। हम शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड में जो होगा वो भी तुम्हारा 15% से 22% तक का रिटर्न मिल जाता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता। ठीक है, तो जब भी हम टूल अपने पास आएगा कि हम क्या इन्वेस्ट करें, तो अपने पास म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, FD है ना, गोल्ड है, बॉन्ड है, ये सब हम लोग को जो रिटर्न मिलेगा, इसका रिटर्न FD को छोड़ के 8% के बिलो नहीं होगा। ठीक है, गोल्ड में भी डिपेंड्स अपॉन कि कैसा उसका वो है, अभी जो जिस हिसाब से चल रहा है तो रिटर्न अच्छा ही है। बॉन्ड में भी तुमको जो रिटर्न मिलता है वो 8% से कम नहीं मिलता। ठीक है, FD में अभी 6% है, अभी आने वाले टाइम में और कम हो जाएगा, 5.5 5 या 4 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, न्यूज आई थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करना है तो अपने पास बॉन्ड है, कुछ सरकार की भी स्कीम आती है, ठीक है, टैक्स फ्री, उसको भी ले सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें प्रोटेक्शन वाला करना है तो प्रोटेक्शन वाले के लिए बेसिकली हम इंश्योरेंस करेंगे, और इंश्योरेंस में भी सबसे अच्छा टर्म है कि क्योंकि हमें पैसा कम देना पड़ता है और हमें प्रोटेक्शन ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, सम एश्योर्ड में भी बेसिकली होता यही है, लेकिन हमें कुछ गारंटेड फंड बोल देता है कि चलो आप डेथ नहीं हुई है, हम आपको कुछ और अमाउंट दे देंगे ताकि कस्टमर का विश्वास न करें। हम एक चीज ये बता रहे थे कि जब तुम लोग जॉब जाओगे, क्योंकि ये जो पढ़ाई है बेसिकली ये ऐसा नहीं कि बस थ्योरी ले लिया काम चल गया, तुम्हें बैंक में जाके काम भी करना है, पिच भी करना है, कस्टमर को इंटरेक्शन भी करना है। ठीक है, तो इसको देख लो, ये समझ में आ गया, अच्छा मैं श्योर लिख ही लिए हो। अब उसको देख लो कि ब्रांच में क्या क्या चीजें होंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा किसी भी ब्रांच की अगर हम बात करें, चाहे वो HDFC हो चाहे एक्सिस हो, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट पिच किया जाता है कस्टमर को वो इंश्योरेंस ही है। क्यों होता है इसको देख लो पहले। देखो, जब हम कुछ एग्जाम्पल बता रहे थे, यहाँ पे RBI है, यहाँ पे सेबी है, और यहाँ पे IRD है। बेसिकली इंश्योरेंस किसके अंदर आता है, ठीक है, सेबी के अंदर तुम्हारा डीमेट अकाउंट आएगा। ठीक है, जहां पे कस्टमर क्या कर सकता है, म्यूचुअल फंड भी कर सकता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, और बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पे कस्टमर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करा सकता है, FD करा सकता है, और लोन ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी इंश्योरेंस अपना लाइफ का ले सकता है या जनरल में हेल्थ का ले सकता है। ठीक है, तो अभी मान लो तुम लोग की जॉब लग गई बैंक में, इसका कंफर्म हो गया है। ठीक है, सूत्रों के हवाले से खबर चली। हाँ हाँ, ठीक है, अभी ज्वाइनिंग देंगे नहीं, कुछ टाइम बाद देंगे। ठीक है,
तो अगर तुम यहाँ बैठे हो, ठीक है, और वहाँ के जो वो हैं वो हमसे कह रहे हैं कि बच्चों को आप पढ़ा तो रहे हो, लेकिन उनको ये बताओ कि यहाँ आके 1 डे से कैसे परफॉर्म करना है ना। तो थोड़ा सा मैंने सेगमेंट जोड़ा है, ठीक है, इसको देख लो। ये क्या हो गया, गुस्सा आ गया क्या भाई? अंडू कहाँ से होते हैं? चलो, यहाँ पे तुम बैठे हो और कस्टमर को तुमको ये सब बेचना है। हम बेचना वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि हर प्राइवेट सेक्टर में, अब तो सरकारी में भी हो गया है, पहले बताया था हर चीज क्या है, सेलिंग है। कस्टमर तो छोड़ो, किसी भी कंपनी को प्रॉफिट तभी होगा जब उसकी चीजें बिकेंगी। हम एकदम बेचना और वर्ड यूज कर रहे हैं ताकि दिमाग में तुम लोग को समझ में आ जाए कि हर ऑर्गेनाइजेशन में चीजें सेल आउट करनी पड़ती है। वहां पे भी जो रिसेप्शन है, जहां पे तुम लोग फॉर्म फिल करते हो, उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे। अब सेल आउट में तुम्हारा सर्विस भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। बैंक सर्विस सेक्टर की कंपनी है, तो वहां पे उसकी तुमको सर्विस सेल आउट करनी है। कस्टमर को अच्छी सर्विस देकर उससे बिजनेस निकालना है, उससे रेवेन्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट को अच्छा पढ़ाकर वहां के उनके जो नियर डियर हैं उनसे और बच्चों को देखना है, ठीक है। तो हर सर्विस सेक्टर वाली कंपनी या हर प्रोडक्ट बनानी है, मैन्युफैक्चर कंपनी वाली जो भी कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। चाहे वो कैंपा कोला हो, चाहे वो लैक्मे हो, चाहे हर जगह देखो बैनर पोस्टर हर चीज का लगा रहता है, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर में भी जो तुम लोग होगे, वहां पे दो चीजें होती हैं। एक होता है बताया था शायद ऑपरेशन सेल, दो डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो इस व्यक्ति को दोनों काम करना होता है, ऑपरेशन का काम भी और कस्टमर इंटरेक्शन भी। और कस्टमर इंटरेक्शन के दौरान ही तुमको कस्टमर को अपने प्रोडक्ट बताने होते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में ये कल्चर नहीं है, खाता खुलाओ नहीं तो बाहर में जाओ, होता है, ठीक है। अगर तुम आज एक एप्लीकेशन लेकर चले गए बैंक ऑफ बड़ौदा या एसबीआई में, या सबसे अच्छा एग्जांपल तो एसबीआई है, सबसे बड़ी कंपनी एचडीएफसी के बाद, लेकिन वहां पे कोई इंटरटेन नहीं करेगा। क्यों इंटरटेन नहीं करेंगे? तुम्हारा खुले या ना खुले, उनके उनकी सैलरी पे ना बढ़ेगी ना घटेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारी सैलरी को क्या होगा, इंक्रीज भी हो जाएगी इंसेंटिव के फॉर्म में, ठीक है। तो नंबर 1 ये हो गया। और सेकंड, अगर वो कुछ कस्टमर जो है उसको सर्विस नहीं मिली है, वो कहीं कंप्लेन करता है, क्योंकि बैंकिंग लोकपाल वगैरह सारी चीजें बनी हुई हैं, तो कॉर्पोरेट बैंक जो होंगे वो अपना नाम नहीं खराब करना चाहते, क्योंकि आजकल देखो हर चीज सोशल मीडिया में जाता है। कल को वो वीडियो बना दिया कि बैंक के सामने कि मैं गया था, वहां पे ये थी और मुझे कोई इंटरटेन नहीं किया, है ना, मुझे कोई अच्छे से खाता नहीं खोलने दिया, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं बताया गया, मुझे गलत बताया गया, कुछ भी तामझाम बता दिया, ठीक है। तो वो गलत चीज हो जाएगी, तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक ये नहीं चाहते, ठीक है। सरकारी के हैं तो भाई हमने बताया था, अब जाके ले आओ, ठीक है। नाम खराब होगा तो सरकार खराब होगा, सरकार उस हिसाब से ट्रेनिंग दे अपने एम्प्लॉय को। लेकिन एचडीएफसी या जितने भी कॉर्पोरेट बैंक है वो सब करता है, तो सब करता है, तो इस वजह से वो कहीं भी कुछ भी मुरवत नहीं करता, 1% की उसको ढीलापन नहीं चाहिए। आप कस्टमर आया है तुरंत डे वन से चीजों को, उसको कस्टमर को अच्छे से इंटरेक्शन करो, कस्टमर को चीजों अगर कुछ मांग रहा है तो उसकी सर्विस दो, है ना। अगर पिच करो, लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट कस्टमर को देखो, ठीक है। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी बैंकों का इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर होता है। क्यों अंतर होता है? क्योंकि वहां पे सर्विस देना होता है। सरकारी बैंक में ऐसा तो नहीं होता कि बजट नहीं होता है, लेकिन बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के ही गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है, तो कहीं कुछ होना है नहीं। एचडीएफसी क्या है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, जब तक आप अच्छा दिखाएंगे नहीं तो लोग कैसे प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो वहां पे किसी का सपोर्ट नहीं है, जो कस्टमर आ रहा है वही सपोर्ट है। तो इस वजह से सर्विस वगैरह सारी चीजें थोड़ी सी दुरुस्त है, एसी कूलर पंखा सारी चीजें प्रॉपर लगी हुई है ना, ताकि कहीं भी 1% का भी कहीं इसमें कोई डाउट ना हो, कोई कस्टमर को फील अच्छा ना लगे, मतलब ऐसा नहीं हो कि खराब लग रहा है फील कि हम यहाँ चलते हैं दूसरी जगह में चलते हैं। क्योंकि आईसीआईसी बैंक भी अच्छा कर रहा है, एचडीएफसी भी अच्छा कर रहा है, एक्सिस भी अच्छा कर रहा है, तो इस वजह से इस कंपटीशन में चीजें अपने आप ग्रो हो रही है, ठीक है। सरकारी बैंक में ऐसा कोई दबाव होता नहीं, कस्टमर बैठा है बैठा है ना। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, बैंकिंग लोग तो आर भी है, बिल्कुल कर सकते हैं, लोग करते ही है ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर कुछ वो भी हुआ तो उसके प्रभाव कुछ फर्क पड़ेगा क्या?
क्योंकि पीछे तो बैंक सरकार के सपोर्ट में ही है ना। लेकिन प्राइवेट का क्या है कि अगर एक बार चीजें हो गई तो फिर रेवेन्यू कम हो जाएगा, है ना, प्रॉफिट कम हो जाएगा, एक नाम खराब हो जाएगा। इसीलिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, चाहे वो बैंक हो चाहे वो और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सारी चीजें एकदम एक्यूरेट रखता है चीजें, है ना। सरकारी में अगर हो भी गया तो क्या ही फर्क पैंदा, है ना, बीएम को तो सैलरी मिल ही रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो एक्शन रिएक्शन हो जाएगा, बीएम का में भी शायद पोस्ट हट जाए। ठीक है, बीएम को निकाल दिया जाए तो उससे नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। गवर्नमेंट में कोई भी निकाला नहीं जा सकता, जा सकता है लेकिन हर चीज होती है प्रॉपर, तो कोई केस कर दिया तो भैया टंगा है फिर मामला। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट में हायरिंग तो होती है लेकिन फायरिंग उतनी नहीं होती है, 60 साल जो आप कंप्लीट करके जाओ तभी होगा। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है, टर्मिनेशन प्राइवेट सेक्टर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसी वजह से कुछ भी गलती पकड़ ली गई, आपकी गलती सिद्ध हो गई और आपको क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो कोई भी कस्टमर आएगा, बेसिकली सेबी, आईआरडीए, ये सब अपना अपना लाइसेंस देती हैं। क्या करती हैं, लाइसेंस देती हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास उतनी पूंजी है, वो यहाँ पे जाके अपना रजिस्टर करा सकता है और एक खुद की इंश्योरेंस कंपनी बना सकता है, खुद का शेयर ब्रोकर बन सकता है, जो अपना डीमेट अकाउंट बोलते हैं, पता है, जीरोधा वगैरह, अप स्टॉक वगैरह। ठीक है, और बैंक के लिए भी बहुत सारे लाइसेंस आते हैं, पेमेंट बैंक वगैरह की, ये सब अप्रूव हो चुके हैं। और अभी बैंक नया लाइसेंस नहीं दे रही है, बेसिकली जितने भी सरकारी बैंक है बेसिकली अभी मर्जिंग ही चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर तो अच्छा कर रहे हैं, इस वजह से उनको मर्जिंग की जरूरत नहीं है। जिसमें से एक यस बैंक था, यस बैंक थोड़ा सा खराब किया था तो इसको एसबीआई के साथ अभी मर्जिंग किया है, बाकी और कोई प्राइवेट सेक्टर में अभी इतना कुछ है नहीं। तो अगर कस्टमर बैंक में ही आया है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को इसको भी देखना होता है, इसको भी देखना होता है, इसको भी देखना होता है, अगर वो बैंक तीनों में रजिस्टर्ड है तो। और हम एचडीएफसी की बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो लिखा रहेगा वो एचडीएफसी बैंक लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एचडीएफसी सिक्योरिटीज लिखा रहेगा और यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ लिखा रहेगा। ठीक है, अब बहुत पुराना है, बहुत दिन से बस ऑनलाइन क्लास में यही सब मिसिंग था। ठीक है, यही सारी चीजें मिसिंग थी, इसी वजह से तो आप स्टार्ट कराया ऑनलाइन। ठीक है, तो जोड़ लेती, कट रही थी तो जोड़ लेती, तुमको क्या ही फर्क पड़ता तुमको तो कितनी क्लास अटेंड की हो, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है आवाज कट रही है नहीं कट रही है, गाड़ी में लगी है आवाज, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, चलो ठीक है। तो हर कोई बैंक बेसिकली, ठीक है, अगर कोई बैंक अपने आप को रजिस्टर्ड करता है, नाम सेम ही रखेगा, अलग अलग हो जाएगा। अब इसमें मान लो टाटा इंश्योरेंस कंपनी भी अपने आप को रजिस्टर्ड कर ली है, कर सकती है। कुल कितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, कुल कितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं भारत में जो इंश्योरेंस सेल आउट कर रही हैं, बैंक और नॉन बैंक दोनों। हमने जब सेबी पढ़ रहे थे तो उसमें लिस्ट देखा था ना। ठीक है, कुल कितनी कंपनियां हैं, कुल 24 कंपनियां हैं जो क्या कर रही हैं, लिस्ट ऑफ, ठीक है, कुल 24 कंपनियां हैं आईआरडीए के वेबसाइट पे जो क्या कर रही हैं, इंश्योरेंस को बेच रही हैं। हम जब इंश्योरेंस को बेच रहे हैं इसका मतलब बैंक के थ्रू भी बेच रही हैं, उनके खुद के ऑफिस से भी बेच रही हैं और एजेंट बना के भी बेच रही हैं। ठीक है, और इसमें सबसे पहला नाम जो कुछ टाइम तक सरकार के उसमें थी, प्रिंट ही करा लेते हैं, नहीं भाई ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये इसलिए बता रहे हैं ताकि ये ध्यान में रख के इंटरव्यू में तुम आंसर दो। और क्या आंसर देने की बात हो रही है कि हाँ सर मुझे अंडरस्टैंड है कि करना क्या होता है बैंक में,
ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहला सेम ही चीज है। सबसे पहले लिखा हुआ है भारतीय जीवन बीमा निगम, दिखाई दे रहा है? ठीक है, हमेशा देखे होगे एल करा लीजिए, एल करा लीजिए। ये यही है बेसिकली, एल फॉर लाइफ इंश्योरेंस, आई फॉर इंश्योरेंस और सी फॉर कॉर्पोरेशन। ठीक, LIC, सॉरी नहीं नहीं, ये टर्म इंश्योरेंस। देखो जो कंपनियां होती हैं बेसिकली दो टाइप्स का इंश्योरेंस बेचती हैं, एक लाइफ जिसमें टर्म और सम एश्योर्ड दोनों आ गया, और एक जनरल जिसमें हेल्थ आ गया, गाड़ी का आ गया, ये सब आ गया। LIC लाइफ का है, मतलब ये टर्म भी बेचेगी और सम एश्योर्ड भी बेचेगी। ठीक है, लिखा भी है ना, भारतीय जीवन। ठीक है, लाइफ नाम से समझ में आ रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसी को LIC बोला जाता है। ठीक है, दूसरा है एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। पहले बेसिकली एक्सिस का अलग था और मैक्स लाइफ एक अलग इंडिविजुअल कंपनी थी। एक्सिस बैंक में था और मैक्स लाइफ एक अलग इंडिविजुअल कंपनी थी, लेकिन अभी दोनों लोग मर्ज हो गए तो एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ये एक्सिस बैंक में बेचा जाने वाला इंश्योरेंस है। ठीक है, अगर एक्सिस बैंक में जॉब लगती है तो तुमको ये वाला इंश्योरेंस भी बेचना पड़ेगा। दूसरा है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये तुमको HDFC बैंक में सेल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, कस्टमर को अपनी जो भी पोजीशन होगी उसके साथ। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये सब लाइफ इंश्योरेंस है। जैसे अभी हमको जनरल इंश्योरेंस की हम बात करेंगे अगर, तो ICICI लोम्बार्ड नाम आ जाएगा। लोम्बार्ड क्या करता है, जनरल इंश्योरेंस काम करेगा, देख लो यहाँ पे। ये है ICICI लोम्बार्ड, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस की बात होगी, मोटर इंश्योरेंस की बात होगी, यहाँ पे लाइफ की बात नहीं होगी। देख पा रही हो? ठीक है, यहाँ पे लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं ICICI प्रूडेंशियल, तो यहाँ पे देखो टर्म इंश्योरेंस सबसे पहले दिख रहा है। ठीक है, दो कंपनियां हैं लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट है, देख पा रहे हो? ICICI लोम्बार्ड ये जनरल इंश्योरेंस है। जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या आता है, और मोटर व्हीकल, फोर व्हीलर, टू व्हीलर, जितना भी है ये सब जनरल में है। शॉप का, फायर का, ये सब जनरल में आता है। ICICI लाइफ इंश्योरेंस क्या है, यहाँ पे सम एश्योर्ड और लाइफ टर्म का बिकेगा। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस और सम एश्योर्ड, सम एश्योर्ड में भी कई ढेर सारे प्लान होते हैं, यूलिप वगैरह सब इसी में जाएगा, जितने भी लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, और ये तुम्हारी ICICI डायरेक्ट, ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे देखो मार्केट लिखा है। ठीक है, शेयर मार्केट टुडे, ये कहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड है, सेबी में। ठीक है, ये शेयर मार्केट वाली कंपनी है, ICICI नाम है लेकिन नाम है ICICI डायरेक्ट। ठीक है, ICICI प्रूडेंशियल कैसी कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस वाली। ICICI लोम्बार्ड कैसी कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, और ICICI बैंक, RBI, तो एक ही बैंक है लेकिन सब कुछ अलग अलग है ना, सबकी वेबसाइट अलग है, सबका नेम अलग है, सबका काम अलग है। तो कहीं भी तुम लोग का सिलेक्शन होता है, ठीक है, तो तुमको वो प्रोडक्ट सेल आउट करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा प्रोडक्शन ICICI लोम्बार्ड में होता है तो ICICI लोम्बार्ड में तुमको ये प्रोडक्ट सेल आउट करने पड़ेंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तुमको इससे प्रोडक्ट से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस में जॉब लगती है तो जो भी प्रोडक्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको मिलेगी। ICICI डायरेक्ट में जॉब लगेगी तो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सारी की सारी चीजों का तुमको वहां पे ब्रोकरेज वगैरह पढ़ाया है। ठीक है, ये सारी चीजें तुमको वहां पे समझना होगा और कस्टमर से सेल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और बैंक में होगा तो तुम्हें सारे प्रोडक्ट सेल आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, बैंक के कुल जो प्रोडक्ट है वो कितने प्रोडक्ट सेल आउट करने होते हैं, कितने, या हम सेल आउट कर रहे हैं या कितने प्रोडक्ट की सर्विस देनी होती है ना।
हेल्थ भी हो गया, लोन भी हो गया, इंश्योरेंस सब आ गया, लेकिन है तो कैटेगरी वाइज। जैसे बैंक में जैसे लोन भी है, लेकिन है तो प्रोडक्ट ही ना। तो हम पूछ रहे हैं कितने प्रोडक्ट हैं। कुल 70 प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अगर आप किसी कस्टमर से इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, 70 कैसे हो गया? अब लोन है तो लोन में भी कई टाइप हो गया, है ना, तो इस टाइप से कैटेगरी बना दिया गया है। ठीक है, यही सब सुनो आवाज, यही सब आवाज कान तड़प रहे थे, है ना। अब आ गया ऑफलाइन तो अब ये सारी चीजें। ठीक है, तो 70 प्रोडक्ट कैसे बने? जैसे लोन है, लोन तो प्रोडक्ट एक दिख रहा है, लेकिन पर्सनल, होम लोन में भी 3 कैटेगरी, फिर गोल्ड लोन, है ना, फिर लैप लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, है ना, उस टाइप से। तो हर प्रोडक्ट के 10-10 सेगमेंट है, तो अगर 7 प्रोडक्ट हो गए तो 70 तो ऐसे ही हो गए। ठीक है, तो सेविंग सेविंग के भी 4 अलग हो गए। ठीक है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, सीनियर सिटीजन के लिए अलग। करंट में भी तो एक करंट करंट अकाउंट है, एक फ्लेक्सी एफडी वाला करंट अकाउंट है। ठीक है, एफडी आरडी सेम है। तो समझ में आ गया? कुल 70 प्रोडक्ट हैं, हर प्रोडक्ट के साथ साथ 5-5 सेगमेंट है। तो जब भी कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होता है तो कस्टमर कुछ भी ले सकता है, और तुमको हर प्रोडक्ट को बताना होता है, वहां पे ट्रेनिंग दी जाएगी। तो हम क्या बता रहे थे? बेसिकली यही हम बता रहे थे कि आईसीआईसी बैंक, इधर देख लो, हम क्या बता रहे थे कि आईसीआईसी बैंक में अगर जॉब लगेगी तो तुमको ये भी कस्टमर से इंटरेक्शन करना है, ये भी बेचना है, ये भी बेचना है, सेबी वाला भी बेचना है, ये भी बैंक का तो प्रोडक्ट है, ये लोन और वो सारी चीजें। ठीक, एचडीएफसी का देख लेते हैं। ये सारे बड़े हैं। सबसे पहले एचडीएफसी कहाँ था? ये है लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। अब जैसे आईसीसी के सारी चीज थे, यहाँ पे देखो एचडीएफसी लाइफ लिखा हुआ है। एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस किस नाम से है? एचडीएफसी अर्गो के नाम से है। यहाँ पे देखो जनरल इंश्योरेंस लिखा हुआ है, कार, बाइक, हेल्थ, ट्रैवल, होम, साइबर, ये सब लिखा हुआ है। ये सब किस में आ रहा है? एचडीएफसी अर्गो पे आ रहा है। ठीक है, मान लो कार इंश्योरेंस पे टिक किया तो ठीक है, ये एचडीएफसी लाइफ पे आ रहा है। लोगो देख लो, पहचान लो, समझ में आ जाएगा कि कहाँ हमको जॉब है। सेबी वाली एचडीएफसी सिक्योरिटी पढ़ा दिखाया था, ये एचडीएफसी सिक्योरिटी की वेबसाइट है। यहाँ पे एचडीएफसी सिक्योरिटी का लोगो, ठीक है, आईपीओ वगैरह सारी चीजें तुमको दिख रही है। ठीक है, अब एचडीएफसी बैंक की बात आ गई। ठीक है, ये एचडीएफसी बैंक है। तो जो व्यक्ति एचडीएफसी बैंक में काम करता है उसको सारे प्रोडक्ट्स अलाउड करने पड़ते हैं। ठीक है, जो केवल लाइफ इंश्योरेंस में होगा, अब इसको खाता खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका काम अब खाता खोलना नहीं है, उसका प्रोडक्ट कस्टमर से इंटरेक्शन करके अपने लाइफ इंश्योरेंस को सेल आउट करना है। ठीक है, जो जनरल इंश्योरेंस में, अब इसको सेविंग अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस भूल जाए, अब इसको केवल जनरल इंश्योरेंस पे ध्यान देना है। जो सिक्योरिटीज में है, ठीक है, उसको अपना ब्रोकरेज, आईपीओ, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, यही सब समझाना है, यही सब पढ़ना है, लेटेस्ट अपडेट रखना है, कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करके उसको डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट सेल आउट करना है। जो बैंक में होगा उसको सब करना है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें खुल रही हैं। ठीक है, अब यहां तक तो सही था। ठीक है, कोटेक में भी ऐसे ही है। ठीक है, कोटेक में भी अलग अलग है, कोटेक लाइफ का भी देख लो। ठीक है, कोटेक लाइफ इंश्योरेंस अलग है, कोटेक बैंक है, कोटेक सिक्योरिटीज अलग है। ठीक है, सबकी वेबसाइट अलग अलग। ठीक है, यहां तक तो तुमको बैंक की चीजें लग रही थी, कोटेक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। ठीक है, ये सब बड़े बैंक हैं, इनके हर सेगमेंट में इन्होंने अपना लाइसेंस ले रखा है। मतलब एचडीएफसी का ही जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी का ही लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी का ही डीमेट अकाउंट, एचडीएफसी का ही सेविंग अकाउंट। अब वो नाम आएंगे जो बैंक नहीं है। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, कब नाम सुना था कि आदित्य बिरला बैंक है? सॉरी, आदित्य बिरला क्या है? बेसिकली बैंक है क्या? ये आदित्य बिरला वही है जिनका पीवीआर के अंदर वो है। ठीक है, शॉप है पेंटालून। पेंटालून में जो खरीदो, पीछे पलटो, आदित्य बिरला दिखेगा। ये वही आदित्य बिरला है जिनका सिम आइडिया आया था। ठीक है, तो ये वो व्यक्ति हैं जो आदित्य बिरला कैपिटल के नाम से इन्होंने अपना फिनेंशियल सेगमेंट स्टार्ट किया है कि हम आपको लाइफ इंश्योरेंस दे देंगे,
ठीक है, मरोगे तो सही है, जो भी टर्म वगैरह है वो सब, और हम प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, अब ये आदित्य बिरला का बैंक नहीं है, आदित्य बिरला का शेयर मार्केट नहीं है, लेकिन आदित्य बिरला कैपिटल के नाम से ये लोन देते हैं। ठीक, अब ये बताओ, जो व्यक्ति, देखो लोन लिखा है ना, जो व्यक्ति बैंक नहीं है लेकिन लोन का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? जो बैंक का काम करता है लेकिन बैंक नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? कौन सी कंपनी? लिमिटेड कंपनी। वेरी गुड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, एनबीएफसी। तो आदित्य बिरला एनबीएफसी है। ठीक है, आदित्य बिरला एनबीएफसी है। देखो ये सारे लोन के प्रोडक्ट हैं, पर्सनल, बिजनेस, गोल्ड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये सारी चीजें। इन्वेस्टमेंट में इन्होंने अपना म्यूचुअल फंड, स्टॉक, सिक्योरिटी, एफडी, आरडी, ये सब रखा हुआ है। ठीक है, इंश्योरेंस में इन्होंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सब बनाया हुआ है। लेकिन ये क्या है, खाता खोल सकते हैं क्या? ये एफडी कर सकते हैं क्या? ये पासबुक दे सकते हैं क्या? ये चेक दे सकते हैं क्या? बैंक ये सारा काम करेगा। ठीक है, बैंक और एनबीएफसी में क्या अंतर है? बैंक चेक दे सकते हैं, एनबीएफसी चेक नहीं दे सकते। ठीक है, एनबीएफसी पासबुक नहीं दे सकते, बैंक पासबुक दे सकते। सहारा इंडिया ने पासबुक देना स्टार्ट कर दिया था, है ना? सहारा याद है, सहारा परिवार। ठीक है, वो गड़बड़ था। ठीक है, और क्या नहीं दे सकते? एफडी वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन ये एफडी करते हैं, कॉर्पोरेट एफडी करते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट एफडी क्या होती है, चलो उसमें बता देते हैं। ठीक है, ये कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, कॉर्पोरेट एफडी भी आगे भी आएगा, प्लान में बता देते हैं। ठीक है, तो ये कॉर्पोरेट एफडी कर सकते हैं, बैंक की एफडी नहीं कर सकते। तो समझ में आ रहा है टर्म इंश्योरेंस, सॉरी, एनबीएफसी और बैंक में क्या अंतर है? लेकिन एनबीएफसी भी क्या है, अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट आईआरडीए में अपने आप को रजिस्टर्ड है। टाटा का नाम सुना है कभी बैंक में, कि टाटा का बैंक है? लेकिन टाटा वाले ने क्या किया, टाटा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को क्या कर दिया? देख रहे हो जितने बड़ी लोग हैं, वो लोग अपना इंटर कहां से होता है? ठीक है, उन्होंने अपना ऑलरेडी इंश्योरेंस में कर दिया। इसका मतलब कि इंश्योरेंस बेनिफिशियल है। आदित्य बिरला भारत का सबसे बड़ा ग्रुप है। ठीक है, सीमेंट, एसीसी वगैरह ये सब वो कर लिया है आदित्य बिरला। टाटा बड़ा ग्रुप है। ठीक है, सब ने अपना लाइफ इंश्योरेंस का सेगमेंट, रिलायंस भी किया है, रिलायंस भी किया है, रिलायंस ने भी किया है। ठीक है, रिलायंस का ऑफिस कहाँ पे है? खरबंदा मोटर्स देखा है, उसी के जस्ट ऊपर बगल में। ये डीआरएम ऑफिस देखा है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक देखा है, वो वाला चौराहा देखा है? तो इस साइड सीएमपी साइड मुड़ जाओ। ठीक है, खरबंदा मोटर्स ऊपर रिलायंस का ऑफिस है, जी, लाइफ इंश्योरेंस का। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जितनी भी भारत की बड़ी कंपनियां हैं, वो लाइफ इंश्योरेंस में लाइसेंस ली हुई हैं और काम कर रही हैं। इसका मतलब बेनिफिशियल है तभी तो, क्योंकि भारत के लोग ऐसा तो है नहीं कि इंश्योरेंस ले और तड़ से मर जाए, तुरंत कंपनी को 50 लाख रुपए देना पड़े ना, या साल भर में जितने भी लाइफ इंश्योरेंस तड़ 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 करके सब मर जाए, ऐसा तो है नहीं। तो मतलब कि बेनिफिशियल है तभी तो। सबसे ज्यादा फाइनेंशियल मार्केट में जो रेवेन्यू इकट्ठा करता है, ठीक है, तो वो ऐसी बीवी अगर मिल जाए तो हो ही गया, जो एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, तो समझ में आ रहे हो? ठीक है, तो हर बड़ी कंपनियां अपने आप को किस में रजिस्टर्ड की हुई हैं? लाइफ इंश्योरेंस में रजिस्टर्ड की हुई हैं। ठीक है, इवन एसबीआई, ठीक है, इन्होंने भी अपना आईआरडीए में किया हुआ है। ठीक है, बजाज, ठीक है, सुना है बजाज का? ठीक है, बैंक है ये। बजाज देखो कहाँ कहाँ पे है,
एक कभी पेपर पढ़ो तो इन्होंने अपनी सारी कंपनियों का वो लिखा था कि कितना रेवेन्यू हुआ है। बजाज कैसी कंपनी है? नॉन बैंकिंग तो है, ठीक है, लेकिन बेसिकली टू व्हीलर में भी है ना? सबसे ज्यादा गाड़ी टू व्हीलर बजाज की। इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में भी है ना? बजाज का फैन आते हैं, ठीक है, मिक्सी वगैरह आती है। और ये लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है। ये बजाज का जनरल इंश्योरेंस है, ठीक है, बजाज जनरल के नाम से है। ये बजाज लाइफ के नाम से है। और बजाज फिंसर के नाम से भी है। ये एनबीएफसी है, लोन देते हैं। इनका कार्ड ले लो तो तुमको ऑफर मिल जाता है अमेजोन वगैरह में, ठीक है। ये बजाज फाइनेंस के नाम से है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लोन वगैरह भी होगा। और यहाँ बजाज का स्टॉक मार्केट भी आ गया है, स्टार्ट ट्रेडिंग, ठीक है। देखो बजाज अब ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल रहे हैं, मतलब आरबीआई सेबी से भी इन्होंने चीजें स्टार्ट कर ली हैं। ओपन अ डीमेट अकाउंट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, बजाज ब्रोकिंग, नाम देख रहे हो? तो अब समझ में आ रहा है कि एनबीएफसी में काम करना और बैंक में काम करने में क्या अंतर है? क्या अंतर है? बैंक में काम करोगे तो खाता भी खोलना पड़ेगा, ठीक है। और किसी एनबीएफसी में काम करोगे तो वो सेगमेंट में काम करोगे। जैसे बजाज ब्रोकिंग में है तो बजाज ब्रोकिंग में केवल डीमेट वाली बात हो रही है, वही जो बताया था, ठीक है। बजाज फिंसर में है तो यहाँ पे केवल लोन की बात हो रही है, ठीक है। इंश्योरेंस भी है बेसिकली, ठीक है। बजाज जनरल हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। लाइफ लाइफ इंश्योरेंस, टर्म सम एश्योर्ड जितने भी है सब अलग। तो कहने का मतलब हम क्या बता रहे हैं कि हर कंपनियां, चाहे वो बैंक हो और चाहे वो एनबीएफसी हो, अपने आप को हर जगह रजिस्टर्ड की हुई हैं और सबका नाम रहता सेम है। बस जो प्रोडक्ट है वो कनेक्ट हो जाता है, एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी सिक्योरिटीज, एच डी एफ सी लाइफ, एच डी एफ सी अर्गो, है ना? इसी तरीके से बजाज भी है, पीएनबी, ये मेट लाइफ है, ठीक है। पीएनबी बैंक नहीं है, ठीक है, मर्ज नहीं हुआ है, बस नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो सहारा इंडिया इंश्योरेंस अभी तक है, ठीक है। इन्होंने अपने आप को भी रजिस्टर्ड कर लिया है, लेकिन भले अब कोई लेता नहीं है, ठीक है। सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, भारतीय एक्सा जनरल सेंट्रल, ठीक है। तो देखो केनरा एचएसबीसी ये दोनों लोग ने मिलकर किया हुआ है। बंधन लाइफ इंश्योरेंस बंधन बैंक में सेल आउट करना होगा, ठीक है। स्टार यूनियन, ठीक है, ये सारे। अब देखो इसमें एक चीज और लगे हाथ बताई दे, क्योंकि आगे पता नहीं मौका ना मिले। एक कंपनी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, नाम देखियो, ये क्या बेचती है? लाइफ इंश्योरेंस बेचती है, ठीक है। और हम पहले बताए थे कि हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए क्या क्या कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मारेगी, है ना? तो क्या करती है कंपनियां, क्या करेंगी, कैसे सेल आउट करेंगी अपने प्रोडक्ट को? कस्टमर कहाँ आता है फाइनेंशियली लेन देन करने के लिए? बैंक में, है ना? और इसमें से जितने भी देख रहे हो, क्या बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई मिला क्या? यूनियन बैंक का मिला क्या? बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ नहीं। जितने बड़े बैंक हैं सरकारी बैंक, केवल पीएनबी को छोड़ दिया जाए, बाकी कोई नहीं है, केनरा एचएसबीसी को छोड़ दिया जाए तो, है ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इनको अपना करना है बिजनेस, किसको? लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी को। तो ये लोग करते क्या है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने कह दिया, किससे? सरकारी बैंक के कुछ लोग, कुछ कंपनियों से टाई अप कर लिया और कहा आपकी ब्रांच, आपका खुद का इंश्योरेंस तो नहीं है? बोले नहीं, हमारा खुद का इंश्योरेंस तो नहीं है।
तो क्या एक काम कीजिए, आपके कस्टमर को हम अपना इंश्योरेंस भेज दें, ठीक है। कहाँ टाइप हुआ? मुंबई के ऑफिस में, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है बेच दो। तो लाइफ इंश्योरेंस जो इंडिया फर्स्ट, नाम भी सुना है? यहाँ बगल में लिखा है देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। मतलब कि अब ये एचडीएफसी लाइफ एचडीएफसी बैंक में ये सेल आउट नहीं होता, ठीक है। ये कहाँ पे सेल आउट होगा? बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा कह रहा है कि वहां के जो एम्प्लॉय जो आईबीपीएस क्रैक करके गए हैं, बोले कि भाई हमें तो इंश्योरेंस का पता नहीं है। तो इंडिया फर्स्ट लाइफ वाले से बोलते हैं कि आप अपना कोई एक आदमी हमारी ब्रांच में स्थायी तौर पर रख दीजिए, जब कोई कस्टमर आएगा आपका बंदा इंटरेक्शन कर लेगा, सेल आउट कर लेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कह सकता है। तो इंडिया फर्स्ट लाइफ क्या करेगा? वैकेंसी निकालेगा, किसके लिए? आरएम के लिए, रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए, रिलेशनशिप मैनेजर या रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए, और कहेगा कि आपको क्या करना है? कस्टमर को इंटरेक्शन करके उसका जो भी नीड है, ठीक है, इंश्योरेंस वाला, उसको आप कंप्लीट कीजिए। कहां पे जाके? बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच के अंदर। तो खुशी की जॉब अगर कहां लगती है? इंडिया फर्स्ट लाइफ में लगती है, ठीक है। तो क्या होगा? उसको जो इंश्योरेंस सेल आउट करना होगा वो कौन सी ब्रांच में? बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? उसी तरीके से जैसे इंडिया फर्स्ट लाइफ बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ टाई अप किया हुआ है, उसी तरीके से कंपनियां बैंकों के साथ क्या करती हैं? टाई अप कर लेती हैं, ठीक है। और बदले में क्या देंगी? क्या देंगी भाई? बैंक ऑफ बड़ौदा को क्या मिलेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट क्यों मिलेगा? कमीशन मिलेगा, ठीक है। इंश्योरेंस में बेनिफिट तो है ही है, तो बताया था कितना कमीशन मिलता है, 25 से 30%। तो 25 से 30% कमीशन या उससे कम किसको मिलेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा को। और कुछ कमीशन का अमाउंट यूज करेगा उस इंप्लॉय को रख पैसा देने में, क्योंकि उसको भी तो पैसा देना है, 30-40 हजार रुपए उसकी भी तनख्वाह होगी, ठीक है। वो पकड़ पकड़ कस्टमर ला रहा है तो उसको भी सैलरी देंगे, कुछ इंसेंटिव देंगे। और बीओबी ऐसे तो घुसने देगा नहीं, बोलेगा कि हाँ ठीक है कॉर्पोरेट टाई अप तो हो गया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमको पैसा भी दे दो। तो ठीक है, आप हमसे 20%, 22%, 25% जो भी हो आप ले लीजिए, 5% हम अपना रेवेन्यू निकाल लेंगे, बाकी 70% जो प्रोडक्ट है उसको तो हमको हम ही को रोटेट करना है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर को भी तो पैसा देना है, कभी मर गया तो। समझ में आ गया? अब यही चीज एचडीएफसी के साथ भी हुआ है। अभी तक हम लोग को ये पता था कि एचडीएफसी किसका प्रोडक्ट सेल आउट करता है इंश्योरेंस में? एचडीएफसी लाइफ का। लेकिन दो कंपनियां और जुड़ गई, टाटा और आदित्य बिरला, जो भी नाम दिखाया था। और एचडीएफसी के साथ क्योंकि कस्टमर बेस इनका बड़ा है ना, क्या पता कस्टमर की नीड एचडीएफसी लाइफ पूरी ना करता हो ना। तो टाटा का भी प्लान आ गया, बोले कि आप टाटा भी सेल आउट कर सकते हैं, आप आदित्य बिरला भी सेल आउट कर सकते हैं। तो मतलब कि एचडीएफसी ब्रांच में तुमको 3 लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे, किसके? इंश्योरेंस के, जो अपॉइंट हुए हैं टाटा में, या अपॉइंट हुए हैं आदित्य बिरला में, या अपॉइंट हुए हैं एचडीएफसी लाइफ में। यहाँ पे देखो एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी बैंक नाम सेम है, लेकिन रिलेशनशिप वैसा ही है जैसे बाकी कंपनियां का है। यहाँ पे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लाइफ बिल्कुल मुरवत नहीं करेंगी। वही कमीशन जो टाटा देगी, वही कमीशन जो आदित्य बिरला देगी, वही कमीशन एचडीएफसी लाइफ भी पे करेगा एचडीएफसी बैंक को, भले ही एक ही सिस्टर कंसर्न कंपनियां हैं तो क्या हुआ। तो अब एचडीएफसी बैंक के पास कितने कंपनियां हो गई? 3 कंपनियां हो गई। ये सारा का सारा चीज कस्टमर को पिच कौन करेगा? एचडीएफसी बैंक का एम्प्लॉय। अगर कुछ चीजें होती हैं तो आदित्य बिरला के व्यक्ति को उठा के आप कस्टमर से इंटरेक्शन करा दे सकते हैं, है ना। अगर आदित्य बिरला का समझ में नहीं आया तो टाटा वाले व्यक्ति के साथ करा के इंटरेक्शन करा दीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो फिर एचडीएफसी लाइफ वाला जो व्यक्ति है
उसके साथ इंट्रोडक्शन करा दीजिए। सबसे पहले तो हम खुद ही करेंगे कि सर एचडीएफसी बैंक बताइए सर क्या प्रॉब्लम है आपकी। बोलेगा सर हमारा स्टेटमेंट निकाल दीजिए। बोलेगा ठीक है सर आपका स्टेटमेंट निकल गया और बताइए। क्या नहीं बेटा बहुत अच्छा है, ठीक है बैठिए अंकल। और कहाँ पे अभी तो उनसे बात करनी पड़ती है कि अभी अंकल कहाँ पे बैंक चला रहे हैं, क्या बिजनेस है आपका, क्या काम है आपका। बोलेंगे मेरा तो स्टील का बिजनेस है अंकल। अंकल और कहीं भी करंट अकाउंट है, कहीं नहीं और तो कहीं करंट अकाउंट है ना। और वाइफ का अकाउंट है, कहीं नहीं वाइफ का तो बैंक ऑफ बड़ौदा में चलता है, ठीक है क्या उनका भी करा लीजिए। आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे आपको, चेक का नहीं होगा, फैमिली बैंकिंग हो जाएगी। कहेगा ठीक है बेटा ध्यान होगा तो हम देखिए अब टाइम मिलता नहीं है, देखिए अब सैटरडे संडे में होगा तो उनका भी करा लेंगे। अब तुम्हारा काम क्या है, सैटरडे संडे, ठीक है। सर आपने बोला था याद है मैं यहाँ पे बैंक से, कहे हाँ हाँ याद है, वो भाई मैम का अकाउंट खोलना था, ठीक है। तो ठीक है बेटा अभी तो सोचा नहीं है, देखो हम बात कर लेते हैं देखते हैं, ठीक है। मंडे को फिर से सर क्या हुआ, या कभी कस्टमर फिर से आया अपनी वाइफ को साथ लेकर, अब उसके दिमाग में तो है ही है, तो तुमको ढूंढेगा वो आई थी यहाँ दीक्षा कहाँ बैठी थी ना, क्या वो तो उधर बैठी हुई है। तो तुम देखे अरे सर आइए बैठी बैठी क्या करना है, करंट अकाउंट अच्छा बैठी है, सेविंग अकाउंट मैम का खोलना है बैठी। तो दो काम दिया। अब यहाँ से तुमको पिच करना है क्या, सेविंग अकाउंट में पैसा लाना है, ठीक है। तो कितने का चेक चाहिए होगा, प्रेशर होता है कि ज्यादा से ज्यादा चेक लेकर आओ। भाई बैंक का खाता भरेगा, पेट भरेगा तभी तो तुम लोग को पैसा मिलेगा, तभी तो वो लोन दे पाएगी। तो दीक्षा का काम क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसा निकाल के एचडीएफसी में आए, ठीक है। तो उसने बोला नहीं हम 85,000 दे पाएंगे, बाकी नहीं दे पाएंगे, बाकी काम के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो तुमने एचडीएफसी में खाता खोला, एचडीएफसी में खाता खोला, पैसा और आ गया, वो और ट्रांसफर किया, ठीक है। जैसे ही सेविंग अकाउंट में देखा कि 4-5 लाख रुपए हो गया है, या 2 लाख रुपए हो गया, 1 लाख रुपए हो गया है, तो तुम्हारा काम क्या है, कस्टमर को पिच करना कि सर आपने एक पैसा सेविंग अकाउंट में क्यों रखा है, इसको एफडी में करवा दीजिए कभी अगर आए तो। बोले हाँ बेटा एफडी तो कराए लेकिन एफडी में रिटर्न बड़ा कम है, ठीक है कुछ ऐसा प्रोडक्ट बताइए जो अच्छा मिले। या ठीक है सर अब तुम्हारे पास सेबी को भी बेचना है, आईआरडी ऑलरेडी इंश्योरेंस का हर रोज पूछा जाता है, इंश्योरेंस बताइए कितना होगा, ठीक है। तो तुम बोले नहीं सर अपने पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा है इंश्योरेंस में, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट में। तो इंश्योरेंस वाले व्यक्ति को लेकर आए, इंटरेक्शन कराया, 5 लाख रुपए में एग्री हुआ। अब उसका सम एश्योर्ड हो गया कि इंटरेस्ट भी मिलेगा, है ना, और डेथ कवर भी मिल जाएगी। तो अगर आप नए ना रहे तो मैम को मिलेगा, आप रहे तो पैसा तुम दे ही रहे हैं। तो 5 लाख रुपए का केस तुम्हारा लॉग इन हो गया। तो ये होगा कि दीक्षा पहले ही महीने में बहुत अच्छा काम कर रही है, उसने 2 सेविंग अकाउंट खोल लिए, 5 लाख का इंश्योरेंस कर दिया है। तो ये इंटरेक्शन हमें करना होता है। हाँ देखो होता ये है कि कर सकती है, ठीक है, लेकिन हर प्रोडक्ट किसने किया, ठीक है, हर एम्प्लॉय का कोड होता है, ठीक है। अब मान लो जो सिक्योरिटी वाला व्यक्ति वो भी एम्प्लॉय है, उसका भी कोड है, जो दीक्षा है उसका भी एम्प्लॉय कोड है, ठीक है, जो इंश्योरेंस वाला कंपनी का बंदा आया है उसका भी एम्प्लॉय कोड है, ठीक है। तो जब भी कुछ भी लॉगिन होता है, ठीक है, जैसे जैसे घर में तुम रहती हो ना, खाना बनाती हो, बहुत अच्छा खाना बन गया, तुम पापा पूछते ना किसने बनाया, है ना, तो कैसे पता चलेगा पापा को खाना किसने बनाया, हाँ जी बोलती है पापा हमने बनाया कि बहुत अच्छा, ठीक है। कभी कभी गेस्ट लोग आ जाते हैं, होता है, खाना किसने अच्छा बनाया, कैन चिकन बनाया बहुत अच्छा, बुआ लोग आ गई तो पैसा भी देती देती ना, ठीक है। वही चीज बैंक में भी होता है। लेकिन बैंक में अगर ये बोले कि किसने इंश्योरेंस किया, तो 2 लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं, 3 लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं। तो जब केस या जब भी कोई चीज लॉगिन होती है, मतलब सिस्टम में अंदर होती है, तो पहले क्या लिखना होता है, उसका कोड लिखना होता है कि कौन व्यक्ति उस प्रोडक्ट को पिच किया था, उस व्यक्ति का कोड होता है, ठीक है। जब सिस्टम में इंटर करोगे तो कोड डालना पड़ेगा, ठीक है। अब दो कोड पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है। एक होता है कि कन्वर्जन वाला कि किसने कन्वर्ट किया, और एक होता है सोर्स कोड कि किसने कस्टमर से इंटरेक्शन कराया, होता है ना, लीड जनरेशन और लीड कन्वर्जन, ठीक है। लीड जनरेशन को बोलते हैं एलजी कोड और लीड कन्वर्जन को बोलते हैं एलसी कोड। सॉरी, पैसा किसको ज्यादा मिलेगा बता रहे हैं, ठीक है। एलजी एलसी समझ में आ गया। तो दीक्षा का कस्टमर था, तो दीक्षा कन्वर्जन होगी कि जनरेशन में होगी, एलजी कोड होगा दीक्षा का कि एलसी कोड होगा दीक्षा का,
अभी खुद नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है, एलजी होगा क्योंकि जनरेट किया है इसने। कन्वर्ट करने का काम दीक्षा का नहीं होता, क्योंकि कन्वर्ट करने का काम किनका है, उन तीन व्यक्तियों का है जो एचडीएफसी लाइफ, आदित्य बिरला और टाटा से होकर आए हैं। इन तीनों का काम यही है कि दीक्षा जैसी एम्प्लॉय इंटरेक्शन करेगी कस्टमर से और फिर इन तीनों में से जो भी प्रोडक्ट लेने को इच्छुक होगा उनको बुला के उसको कन्वर्ट कराएगी। तो चाहे मान लो दीक्षा ने 2-2 लाख के 3 इंश्योरेंस किया, एक आदित्य बिरला में, एक एचडीएफसी लाइफ में और एक टाटा में, तो तीनों इंश्योरेंस में जो कोड होगा वो एलजी इसका होगा और एलसी में जो जिसने कन्वर्ट किया है उसका नाम होगा। अब उस एलसी को कितना पैसा मिलेगा वो डिसाइड करेगा टाटा, वो डिसाइड करेगा आदित्य बिरला, वो डिसाइड करेगा एचडीएफसी लाइफ, जो उनका इंसेंटिव स्लैब होगा। एलजी को जो पैसा मिलेगा वो एचडीएफसी बैंक के इंसेंटिव से मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो बिना एलजीसी के कोई भी प्रोडक्ट लॉग इन नहीं होता सिस्टम में, ऐसे समझ लो। तो अगर दीक्षा ये चाहेगी कि हम एलसी डालें ही ना, हम केवल एलजी डाल लें और सारा पैसा हम ले लें, तो ऐसा नहीं होगा। एलजी को उतना ही पैसा मिलेगा पहली चीज जिसका उसको इंसेंटिव है, और एलसी अगर नहीं डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, प्रोडक्ट पता नहीं चलेगा कि किसने कन्वर्ट किया। तो हर प्रोडक्ट में 2 लोग होते हैं। अगर दीक्षा केवल एसबीआई बैंक का प्रोडक्ट पिच करेगी, अगर जैसे बैंक, सेविंग अकाउंट, एफडी, ठीक है, 2 ही चीजें, खाता और एफडी। लोन में भी एलसी पड़ता है क्योंकि लोन में भी दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा व्यक्ति होता है हेल्प करने के लिए, तो उसमें केवल सिंगल एलजी से काम चल जाता है। लेकिन लोन, डीमैट और तुम्हारा इंश्योरेंस, ठीक है, ये सब में 2 एलसी, एलजी एलसी चलता है, जिसमें जनरेशन और कन्वर्जन का होता है। ठीक है, अगर एलसी नहीं डालोगे, केवल एलजी एलजी डाल के एलसी कोड में भी एलजी डाल दिया, तो उसको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये देखा जाएगा कि मतलब कि उसने कोई भूमिका नहीं है उसकी, ऐसे समझ लो। समझ में आ गया? तो ये समझ में आया कि काम कैसे हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे ही काम हो रहा है हमेशा। हमें यही काम इंडिया फर्स्ट में भी होगा। ठीक है, अगर इंडिया फर्स्ट में वो कोई चीजों को जो तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस है वो लॉगिन अगर कर रहा है, तो वो अपना कोड डालेगा, खुशी अपना कोड डालेगी और उस एम्प्लॉय का भी कोड डालेगी जिसकी हेल्प से इसको जनरेट हुआ है कस्टमर का। ठीक है, एलजीएलसी वहां पे भी होगा। ठीक है, तो जितनी भी कंपनियां हैं, ठीक है, ये सब किसी ना किसी कंपनी से, किसी ना किसी बैंक से जुड़ गए हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअल है तो भी क्या हुआ, ठीक है, बैंक से टाई अप कर लिए हैं और उसको बदले में 30% दे रहे हैं। ठीक है, एचडीएफसी लाइफ कहने को एचडीएफसी का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन इसका रिलेशनशिप बिल्कुल प्रोफेशनल है। ठीक है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस एक इंडिविजुअल, बताया था ना अकाउंटिंग में कि हर कंपनी एक इंडिविजुअल होती है। ठीक है, ये किसी की होती नहीं है, बस मिलके चलती है, ग्रुप ऑफ कंपनी होती है। ठीक है, तो अगर ये कंपनी किसी दूसरे कंपनी से टाई अप भी करेगी तो अगले को उसको पैसा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तुम भाई मेरे हो तो मत दो। ठीक है, किसको नहीं, तो सेल आउट नहीं होगा तो क्यों देगा, कोई लिखा थोड़ी है कि। ठीक है, प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है, तो उस व्यक्ति को जिसने दिया है बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट फिर तुमको आएगा। मतलब एचडीएफसी को मिला 30,000 रुपए, अब 30,000 रुपए में तुमको भी इंसेंटिव देगा। ठीक है, और एचडीएफसी लाइफ जो वहां व्यक्ति था, ठीक है, उसको भी इंसेंटिव के साथ वो भी देगा, सैलरी भी दे रहा है। ठीक है, लेकिन उसका काम केवल एक केस या एक इंश्योरेंस लॉगिन नहीं का, उसको 4-5 का टारगेट है। ठीक है, तुम्हारा भी ऐसे ही है। ठीक है, तो वो तुम्हारे साथ बैठेगा, फिर कुछ उसके साथ बैठेगा, उसके उसके 4-5 तो हो जाएंगे, लेकिन तुम तो अकेले ही हो, है ना, तुमको 5 करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यही 30%। अब होता ये है कि बैंक को बेनिफिट कैसे होता है, मान लो वो अंकल आए थे ना अभी, अपना 1 लाख रुपए रख दिए, तो बैंक को बेनिफिट होगा क्या, कितने परसेंट का रिटर्न का बैंक को बेनिफिट होगा? वो 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में रखा है तो बैंक को कितना देना पड़ेगा, 2.5%। वो भी उल्टा देना पड़ेगा, बैंक को बेनिफिट हुआ क्या? बैंक को बेनिफिट तब तक नहीं होगा जब तक उनका पैसा लोन में ना दे दे।
लोन में देगा 18%। मान लो 1 लाख रुपए किसी ने लोन लिया 5 साल का 3 साल का, वो 18% 3 साल में आएगा, है ना, उस अमाउंट का। लेकिन और कोई बेनिफिट बैंक को? बैंक की तो कॉस्टिंग ही जा रही है ना, तुम लोग की हर महीने की सैलरी प्लस रेंट प्लस एटीएम का सर्वर का कॉस्ट प्लस सर्वर कॉस्ट जो इंटरनल होते हैं, प्यून, साफ सफाई, झाड़ू लगना, पोछा लगना, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ना कुछ मेंटेनेंस चलती रहती है। 5 से 10 लाख रुपए एक्सपेंस होता है सैलरी और बाकी ब्रांच को चलाने में। ठीक है, अब बैंक को बेनिफिट तभी होगा जब पैसा खाते में तो आएगा। ठीक है, ये तो प्राइमरी टारगेट हो गया। खाते के साथ साथ कुछ ना कुछ प्रोडक्ट भी तो बिके, कोई लोन ले ले, तब बैंक को बेनिफिट होगा, 18% का रिटर्न इंटरेस्ट मिल जाएगा। होम लोन ले लेगा तो 9% का मिल जाएगा, बताया था ना। लेकिन अगर इंश्योरेंस बेच दिया तो उसी टाइम पर बैंक को कितना बेनिफिट हो गया? 30%। इसीलिए बैंक इंश्योरेंस बिकवाती है। क्यों सेल आउट करवाती है? एक, हाँ, ठीक है, 30% जो भी प्रीमियम का अमाउंट है। मतलब मान लो एक व्यक्ति ने कहा कि 1 लाख रुपए हम देंगे, है ना, और मेरा आप इंश्योरेंस कर दो, ठीक है, यूलिप वाला या सम एश्योर्ड वाला, जिसमें हमको कुछ बेनिफिट भी मिल जाए। और बोला कि ठीक है सर, 1 लाख रुपए आपको हर साल देना होगा 5 साल तक या 10 साल तक। ठीक है, हम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें मिले कितने सर? आपको 5 साल बाद, 15 साल बाद आपको 20-25 लाख रुपए मिल जाएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब 1 लाख रुपए में 30% किसका? एचडीएफसी बैंक का। 70% कौन रखेगा? एचडीएफसी लाइफ या टाटा या आदित्य बिरला, जो भी लॉग इन किया होगा। ठीक है, ऐसे काम बनता है। ठीक है, अभी है बहुत सारी चीजें, अभी हम मेन बैंक का चीज नहीं बता रहे, अभी हम केवल इंश्योरेंस की कहानी बता रहे हैं। बैंक में चीजें कैसे होती हैं वो एक बार 2-3 दिन प्रॉपर इसी की क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये बेनिफिट वाला समझ में आ गया। हम बेनिफिट क्यों बता रहे हैं? ताकि ये तुम्हारे माइंड में आ जाए कि बैंक को प्रॉफिट किस में है सबसे ज्यादा, वही तो कहेगा सेल आउट करने के लिए। और वो 30% मिलता किसने है? ठीक है, इन कंपनियों को, ताकि वो जिनसे वो कॉर्पोरेट की रहती है। ठीक है, फिर वो 30% नेक्स्ट मंथ के उनके उसमें आ जाता है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, चलो एक चीज और समझ लो, कभी कभी एनबीएफसी में जरूरत पड़ती है। ये कंपनियां, लिस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनियां कितनी है गिन डालो? 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 है। ठीक है, और है, 2 और हो गई। इको लाइफ, गो डिजिट, 2 और बढ़ गई हैं। ठीक है, वो भी जनरल है, लाइफ है। चलो, तो कुल 26 कंपनियां हैं। ये 26 के 26 कंपनियां क्या करती हैं? सेल आउट बेचती हैं, तो पता है। ठीक है, या तो सरकारी बैंक से टाई अप कर लेंगी और या तो प्राइवेट बैंक के साथ टाई अप कर लेंगी, नंबर 1। ठीक है, देख लो, थोड़ा सा और देख लो। एक इंश्योरेंस कंपनी कैसे काम करती है इसको समझ लो, ताकि कल को काम चेंज हो गया क्या? एक तो बैंकों के साथ मिलके काम करेंगी। ठीक है, इधर देख लो, एक तो बैंक के साथ या किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जुड़ जाएंगी और क्या करेंगी? 30% इनको दे देंगी, बोलेंगे आप हमारा बिजनेस करवाइए। ठीक है, दूसरा ये खुद करेंगी। मतलब इनका जो ऑफिस होगा, एचडीएफसी लाइफ का भी ऑफिस, जहां तुम लोग चले गए थे ना, वहां भी इंप्लॉय बैठे थे, तो वो लोग ब्रांच से बिजनेस नहीं करेंगे, ब्रांच से इंश्योरेंस नहीं सेल आउट करेंगे। सबका काम इंश्योरेंस बेचना, ठीक है, और सर्विस देना।
सर्विस का काम और ऑपरेशनल का काम अलग अलग सेगमेंट होते हैं, ठीक है, उस पर भी बता देंगे। तो वहां पे जितने लोग देखो बैठे होंगे, बैठे थे ना कई लोग, उनका भी काम है कि क्या करना, इंश्योरेंस सेल आउट करना। वो कस्टमर डायरेक्टली वहां तो जाता नहीं कभी, ठीक है, वो जाएगा कहां पे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर, बैंक में। और बैंक में ऑलरेडी एक व्यक्ति को भेज दिए हैं। इस चैनल को बोलते हैं बैंक चैनल। क्या बोलेंगे? या बैंक का चैनल, ठीक है। बैंक का चैनल का मतलब कि इस चैनल में जितने लोगों की हायरिंग होती है, वो इनको इंश्योरेंस जो सेल आउट करना होगा वो बैंक उनको टाइप होगा। जैसे अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में एक व्यक्ति गया था, ठीक है। तो अगर तुमको इंडिविजुअल काम करना है, इंडिविजुअल काम मतलब सब बैंक में नहीं काम करना है, इंश्योरेंस में काम करना है, ठीक है। और वहां पे एक सेगमेंट है बैंक का चैनल। जैसे एक तुम लोग कभी देखते हो कि नहीं देखते होगे, यहाँ पे एक देखो हायरिंग आती है, लाइफ इंश्योरेंस बैंक का चैनल जॉब। अब देखो यहाँ पे बैंक का इंश्योरेंस लिखा हुआ है, ठीक है, और naukri.com पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किसी कंपनी का है कि नहीं है, एनबीएफसी, आनंद राठी। आनंद राठी तुम्हारे शेयर मार्केट का है। चलो इसी को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, बैंक का लिखा हुआ है, ठीक है। ये कोई कंसल्टेंसी है, ऐसे कंसल्टेंसी में अप्लाई मत करना। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ हायरिंग फॉर बैंक का इंश्योरेंस चैनल लाइफ इंश्योरेंस। इसका मतलब ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो भी है वो बेसिकली क्या करेगी, बैंक का इंश्योरेंस चैनल में हायरिंग करेगी, और कोई ना कोई बैंक उसका टाई अप होगा और वहां पे तुमको काम करना होगा, ठीक है। बीएफएसआई सेगमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, एनी ग्रेजुएट, और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया बैंक का इंश्योरेंस चैनल, ठीक है। यहाँ पे तुमको जो भी वहां पे बैंक टाई अप होंगे वहां पे तुमको जाना होगा और बिजनेस को सेल आउट करना होगा, जो भी तुम्हारे बिजनेस है। बता रहा हूं, बैंक का समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस डायरेक्ट चैनल, ठीक है। डायरेक्ट चैनल में क्या होता है कि हम किसी के थ्रू नहीं जाते, कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम आईसीसी प्रूडेंशियल में हैं, बैंक का चैनल में है, इसका मतलब आईसीसी बैंक सपोर्ट में है, ठीक है। आईसीसी प्रूडेंशियल का व्यक्ति, ये तुम्हारा ऑनलाइन क्लास ही सही होता है इस मामले में, कभी समझाने लगो तो 7 बज जाता है, ठीक है। अभी देखो 6 बजे, ठीक है। यहाँ पे यही इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इसको एक बार देख लेना, नहीं तो एक काम करेंगे ना, ऑनलाइन क्लास लेकर निपटा देंगे इसको सुबह सुबह में, कभी तुम लोग का बने, है ना। तो इसको देख लें, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट चैनल, अभी बैंक का था, अभी डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि वहां पे जो तुमको बैंक सपोर्ट नहीं मिलेगा, तुम वहां पे रोज जाओगे, कहां पे, जहां पे इनका सेल्फ ऑफिस होगा। और कस्टमर कैसे मिलेंगे, क्योंकि कस्टमर तो लाइफ इंश्योरेंस में भूल के भी नहीं जाता, कस्टमर तो किसी न किसी बहाने से जाता है, और वहां बैंक में और किसी न किसी बहाने से उसको लाइफ इंश्योरेंस सेल आउट किया जाता है, ठीक है, कस्टमर ट्रांजेक्शन करने के लिए। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में कभी वहां पे कोई जाता नहीं है। तो सबसे पहले ये होता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में थे उसका जो आपका कनेक्ट है लोग, उनसे आप बिजनेस लाइए, उनसे आप अपना रिटर्न। यहाँ पे पैसा कितना है, 2.5 से 5 लाख रुपए, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग टू द कस्टमर विया अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, विया अपॉइंटमेंट। अब वो अपॉइंटमेंट किससे लोगे, उनका फोन नंबर चाहिए होगा तुम्हारे पास, ठीक है। इंश्योर दैट लीड अपॉइंटमेंट एलोकेटेड बाय कॉल सेंटर अटेंडेंट रेवेन्यू इज जनरेटेड, मतलब कॉल सेंटर भी तुम्हें हेल्प करेगा, ठीक है, और तुम्हें खुद से भी कुछ ना कुछ हाथ पैर मारना है। टू इंश्योर सेल्फ सोर्सिंग टारगेट आर अचीव, ठीक है। सेल्फ सोर्सिंग मतलब कि तुम गए हो कस्टमर के साथ, कोई तुम्हारा हेल्प नहीं किया है, अब तुम अपने घर में किए हो, अपने जीजा का किए हो, अपने
मामा के किए हो या अपने फ्रेंड का किए हो, ठीक है, ये हो गया सेल्फ सोर्सिंग। या पंपलेट बांटे हो दुकानों दुकानों पे जाके ठीक है, वो तुम्हारा, ठीक है। इंश्योर बिजनेस रिपोर्टिंग, रिक्वायर्ड कैंडिडेट गुड कम्युनिकेशन तामझाम, ठीक है। एज नॉट मोर देन 40, ठीक है। सेल्स बिजनेस डेवलपमेंट देख रहे हो, फुल टाइम बीडी प्री सेल्स एनी ग्रेजुएट, ठीक है। क्या नहीं, हफ्ते भर का है, अगर स्पीड से चलेंगे जैसे सेवी खत्म हुआ वैसे आईआईडी भी खत्म हो जाएगा। अच्छे से पढ़ोगे तो एक हफ्ता होगा, मतलब कि खत्म हो गया ना, एक कॉपी तो खत्म हो गई। चलो ठीक, ये डायरेक्ट चैनल और बैंक का चैनल समझ में आ गया, ठीक है। डायरेक्ट चैनल में तुम्हें कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई बैंक सपोर्ट नहीं होगा, सेल्फ सोर्सिंग होगी। अब तुम्हारे जितने भी अगल बगल के लोग हैं, फ्रेंड है, फ्रेंड के फ्रेंड है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर तुम्हारे मान लो फूफा तुम्हारे रहते हैं रेलवे में ना, फूफा से मिलने गए, फूफा किसी और से मिला दिए ना, तो फूफा के रेफरेंस पे तुमने 4-5 का भी इंश्योरेंस कर दिया, ये हो गई सेल्फ सोर्सिंग। अब जिनका इंश्योरेंस हुआ है वो भी तुमको रिकमेंड कर रहे हैं, तो 1 साल तक तुम काम किया, अब तुम काम करोगे तो तुमको रेफरेंस ऐसी लीड ऐसी मिलेगी, ठीक है, ऐसी थी। हाँ होता है, बताया, स्पेशल अकाउंट है, उसमें मिनिमम 25 लाख रुपए रखना होता है। एक अकाउंट जो रूरल एरिया में 5,000 रुपए रखना होता है, जीरो बैलेंस नहीं होता। 10,000 रुपए मिनिमम है, लेकिन 10,000 से बोलोगे तो कोई खोलता नहीं है, ठीक है। डिमांड 25 लाख, 50 लाख, 1 लाख की होती है, लेकिन 10 लाख रुपए किसी चेक, किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड रिलेशन में लेकर जाओगे, खाता खुल जाएगा, ठीक है। बेसिकली बैंक कोशिश करता है, क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा दूसरे के खाते से पैसा आए, एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा या किसी भी दूसरे बैंक से पैसा आए, ठीक है। तो बैंक बोलता है कि अब कोई व्यक्ति पैसा आ ही रहा है तो एटलीस्ट उससे मिनिमम अमाउंट मत लो, बढ़ा चढ़ा के बोलो 25,000 लो, 50,000 लो, लाख रुपए लो ना। नहीं, तुम्हारा तो सैलरी अकाउंट खुलेगा जीरो बैलेंस। 10,000, 10,000, 10,000, ठीक है। 10,000 का चेक ले जाना पड़ेगा, कैश से खाता नहीं खुलेगा। वो चेक पापा अगर हैं तुम्हारे किसी दूसरे बैंक में खाता उनका, भैया उनके बैंक में किसी की एचडीएफसी में ही है, या मम्मी का खाता किसी दूसरे बैंक या उसमें है, तो उनका चेक एचडीएफसी बैंक के नाम पे लगेगा तुम्हारे खाते में। ऐसा क्यों करते हैं, बेसिकली खातों से रेफरेंस निकालते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि अगर तुम खाता खोले हो तो एक, जैसे अंशिका का खाता मान लो पंजाब नेशनल बैंक में है और दीक्षा खुलवाना चाहती है, तो पहले खाता खुलवाने में रेफरेंस लगता था, वहां पे गारंटी कौन बनेगा खाता खुलाने पे, अपने पापा से पूछना तो वो बताएंगे, उनके टाइम पे था कि अंशिका बोल दे हाँ हम इनको जानते हैं, तो उनका खाता खुल जाता था। उससे ये पता होता था कि ये व्यक्ति ऑलरेडी कस्टमर है यहाँ का, या किसी बैंक में ऑलरेडी है, ठीक है, तो एक रेफरेंस मिल जाता था। अब बैंक क्या करता है, कैश से खाता नहीं खोलता, वही चीजों को चेक के थ्रू करवाता है कि आपका कोई जानने वाला किसी भी बैंक में, वो भी रिस्ट्रिक्शन हट गया क्योंकि आरबीआई का कोर बैंकिंग आ गई, तो किसी भी बैंक में है जिसको आप जानते हैं, वो आप ब्लड रिलेशन का ही होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि एवेगा में कोई भी रेफरेंस दे दिया, होता है एक्सेप्टेड है, लेकिन फिर ज्यादा इन्वेस्टिगेट, क्योंकि ये खाता ना बड़ा सेंसिटिव होता है, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे ये खाता कितना सेंसिटिव होता है, इसमें आईडी वगैरह कैसे ली जाती है, क्यों, क्योंकि कुछ भी ट्रांजेक्शन हो सकता है, तो उस टाइम पर कैसे पकड़ेंगे, तो वो रेफरेंस वाला खाता उसी इसीलिए होता है। तो इसीलिए किसी दूसरे व्यक्ति जो तुम्हारे ब्लड रिलेशन में ही हो, उसका चेक 11,000 रुपए का, या 10,000 से थोड़ा सा ज्यादा, 10,500 रुपए या 11,000 रुपए का चेक लेकर और अपना पैन आधार ले जाकर बोलो, हाँ निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है। अगले महीने अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस एएमसी भी कट जाता है, ठीक है। इसको हम कल बताएंगे, ठीक, तब तक के लिए कल 10 तारीख है, अभी रुको बता देते हैं घंटे में।